चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज आपको पढ़ा रहे हैं ट्रांजिस्टर्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांजिस्टर। इसको बीजेटी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये 3 लेयर या 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, यानी कि ये ऐसा कुछ रहता है PNP। ये इसके 3 टर्मिनल्स हैं या 3 लेयर्स हैं। एक साइड को हम एमिटर कहते हैं, एक साइड को, ये सबसे बड़ी साइड को कलेक्टर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। इसके 3 टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इसमें हम बोलते हैं 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। एमिटर का नाम एमिटर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स एमिट करता है। लिख दीजिए, एमिटर एमिट्स मेजॉरिटी कैरियर्स। एमिटर मेजॉरिटी कैरियर को एमिट करता है एंड कलेक्टर एमिट्स, कलेक्टर कलेक्ट्स द मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटेड बाय द एमिटर। जो मेजॉरिटी कैरियर एमिटर ने एमिट किए हैं वो बेस में से होते हुए कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। कलेक्टर उन्हें कलेक्ट कर लेता है। जहां जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है एमिटर में वो मैक्सिमम रखते हैं। बेस की डोपिंग भी मिनिमम है, बहुत ही कम डोपिंग भी मिनिमम, और उसकी थिकनेस भी मिनिमम, इसकी डोपिंग भी मिनिमम और इसकी थिकनेस भी मिनिमम। नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बस, इसका हल्का सिंबॉलिक इसका यूज है थोड़ा सा। कलेक्टर जो है, कलेक्टर करंट कैरी करता है। एक्चुअली एमिटर से जो करंट चलता है हम बाद में देखेंगे, उसमें से कुछ बेस में जाता है और कुछ कलेक्टर में जाता है। ये इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार दे दीजिए। एमिटर से जो करंट चलता है उसमें से थोड़ा सा बेस में जाता है और बाकी सारा का सारा कलेक्टर करंट होता है। जो सही तरीके से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसमें बेस करंट शुड बी लेस देन 5% ऑफ द एमिटर करंट। तो लिख दीजिए, आइडियली बेस करंट शुड बी लेस देन 5% ऑफ द एमिटर करंट। एमिटर ने एमिट किया है, उसमें से बेस में कुछ जाएगा, कुछ कलेक्टर में जाएगा। आइडियली जो बेस करंट होना चाहिए वो एमिटर करंट से के 5% से भी कम होना चाहिए। तो हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये मान सकते हैं कि जो एमिटर करंट है वही कलेक्टर करंट। लिख दीजिए, आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। जितना यहाँ करंट है उतना ही कलेक्टर करंट माना जा सकता है। अब कलेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का इसका ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो यहाँ करंट तो सेम है, तो हीट ज्यादा पैदा होती है। तो हीट डिसिपेशन एरिया इसका लार्ज होना चाहिए, इसलिए इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा रखी। ये बात इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर लिख दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज वेरी लार्ज। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है एंड करंट इज सेम। करंट दोनों जगह सेम है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द कलेक्टर रीजन इज मैक्सिमम। कलेक्टर रीजन में काफी ज्यादा हीट पैदा होती है एंड देयरफॉर for heat dissipation, for better heat dissipation, collector thickness is kept maximum. इसकी थिकनेस इससे भी ज्यादा होती है, एमिटर से भी ज्यादा। कलेक्टर की जो विड्थ है, जो कलेक्टर की थिकनेस है वो ज्यादा होती है, ताकि कलेक्टर का जो हीट डिसिपेशन एरिया है वो ज्यादा हो। कलेक्टर का हीट डिसिपेशन एरिया ज्यादा हो। आप कंस्ट्रक्शनली ये पीएनपी है, या ऐसा ही एक एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है। 2 पी के बीच में एक छोटी सी लेयर एन की सैंडविच कर दी, या 2 एन के बीच में एक छोटी सी लेयर पी की सैंडविच कर दी, ये होता है। अब आप चाहें तो ये कह सकते हैं, एक्चुअली हम इसकी वर्किंग को जब पढ़ेंगे तो यही बताएंगे कि ये एमिटर और बेस मिलके एक एमिटर डायोड बना लेते हैं और कलेक्टर और बेस मिलके एक कलेक्टर डायोड बना लेते हैं। ये लाइन आप लिख दीजिए, एमिटर प्लस बेस, एमिटर प्लस बेस इज इक्वल टू एमिटर डायोड। एमिटर प्लस बेस मिलके बना लेता है एमिटर डायोड एंड कलेक्टर प्लस बेस इज इक्वल टू कलेक्टर डायोड। कलेक्टर प्लस बेस इज इक्वल टू कलेक्टर डायोड। तो चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को अगर समझाना है तो ये कहा जा सकता है कि इट इज 2 डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। ये एक डायोड है पीएन और ये एक डायोड है एनपी।
It's two diodes. लिख दीजिए constructionally a transistor can be regarded as constructionally a transistor can be regarded as two diodes connected back to back. दो डायोड्स हैं जो उल्टे जुड़े हैं, ये P है और ये N है, और फिर ये N है और ये P है। ऐसा कंस्ट्रक्शनली एक डायोड को ऐसा कुछ कहा जा सकता है PN&P। बट अगर बाजार से आप दो डायोड्स खरीद के लाए हैं और उनको इस तरह जोड़ रहे हैं, अगर इस तरह से सर्किट जोड़ रहे हैं डायोड से, तो दिस विल नॉट वर्क एज अ ट्रांजिस्टर। लिख दीजिए बट टू सेपरेट डायोड्स connected back to back, two separate diodes connected back to back will not work as a transistor. दो separate diodes जो back to back connected हैं, they will not work as a transistor. वो ट्रांजिस्टर की तरह वर्क नहीं करेंगे। उसका मेन कारण है कि now thickness of the base will increase. अब बेस की थिकनेस बढ़ जाएगी। अगर आप PN ऐसा लेंगे और ये NP ऐसा लेंगे, तो ये एमिटर है और ये कलेक्टर है और ये बेस तो इतना मोटा है ना। तो एग्जैक्टली अभी हमें इस स्टेज पर रीजन पता तो नहीं है, पर जो बेस है उसकी थिकनेस काफी कम होनी चाहिए। अगर बेस की थिकनेस ज्यादा हुई तो ये ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। अगर बेस की थिकनेस ज्यादा हुई तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। बस ये बात है। ऑलराइट, अब वही लिख दीजिए पहले टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। और टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में नंबर 1 है PNP और नंबर 2 है NPN। दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, या NPN होता है या PNP होता है। और असली इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज रहेगी अब सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सिंबल बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने लायक है। सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर सिंबल में बेसिकली इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये तीन टर्मिनल है, ये बेस है, ये तो डंडी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका नाम बेस है। मे बी इसको हम कलेक्टर कह सकते हैं। और इन दोनों में से एक जो इंक्लाइंड लाइन है, इनमें से एक कलेक्टर है, एक एमिटर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस है। इसको कई बार ऐसा एक सर्किल के अंदर बना देते हैं, क्योंकि अंदर एक तो ये कंस्ट्रक्शन अंदर रहती है। आप जब ट्रांजिस्टर यूज करते हो तो आपको बाहर केवल ये 3 पॉइंट्स दिखते हैं। जो एमिटर और कलेक्टर में डिफरेंस ये है कि एमिटर पे एक एरो होता है। लिख दीजिए, ओनली एमिटर हैज एन एरो। क्योंकि एमिटर कुछ एमिट करता है तो केवल एमिटर पे एरो होता है। बेस पे और कलेक्टर पे कायदे से आपको, खासतौर से कलेक्टर पे तो कोई एरो नहीं बनाना चाहिए। कलेक्टर पे तो खासतौर से कोई एरो आपको नहीं बनाना चाहिए। एमिटर पे ही केवल एक एरो होता है, और ये एरो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में है। आप लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो एमिटर पे एरो होता है, उस पर 1 स्टार दे दीजिए। एमिटर पे खाली एरो होता है वो 1 स्टार। और सबसे बड़ी बात है, 5 स्टार लायक बात है ये, 5 स्टार लायक बात है कि डायरेक्शन ऑफ एरो ऑन द एमिटर पे जो एरो की डायरेक्शन है इज इन एग्रीमेंट विद direction of conventional current in the entire circuit. Direction of conventional current in the entire circuit. अगर आपको प्रॉपर एमिटर में करंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी तो आप पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। अब एक और बात है कि ये जो एरो होता है ये तो हमेशा P to N होता है। करंट तो हमेशा P to N रहता है। अगली लाइन में फिर लिख दीजिए, तो 3 स्टार लगा के, करंट फ्लोज फ्रॉम P to N। करंट P से N बहता है। तो मेरे को दो ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना है, एक PNP का और एक NPN का। और अब ये साइड जो है, ये मतलब ये बेस है एक्चुअली। तो ये बेस है, ये तो सिर्फ उसका कनेक्टिंग टर्मिनल है। ये वाला डंडा जो है एक्चुअली ये बेस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेस नहीं है, सॉरी। ये डंडा है जो ये बेस है। अब अगर एरो यहाँ है तो जरूर ये P है और ये N है, क्योंकि करंट तो P से N रहता है। इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर। एरो हमेशा P to N रहता है।
अगर एरो और ये बेस समय पी है, अगर मतलब एरो अगर यहाँ जा रहा है तो पी है और ये एन है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर एरो यहाँ है तो फिर ये पी है और ये एन है, क्योंकि एरो हमेशा पी टू एन होता है बस। तो ये इसका मतलब है पी एन पी ट्रांजिस्टर, ये पी है और ये एन हुआ तो ये बचा हुआ पी होगा। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक है, अलग से पूछे या ना पूछे, न्यूमेरिकल में भी डायग्राम बना के दे देगा, तो इसी में ही यही आपको दिक्कत हो सकती है। तो सिंबल पे आप 5 स्टार दे दीजिए। सिंबल आपको क्लियर होने चाहिए कि एरो हमेशा पी टू एन होता है, जो एरो है वो हमेशा पी टू एन रहता है। अब मेरे को आपको पढ़ाना है ट्रांजिस्टर एक्शन। हेडिंग दे दीजिए आप, ट्रांजिस्टर एक्शन। जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अब वर्किंग में आपको ये समझना होगा कि हम लोग एमिटर वाले डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर वाले डायोड को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। एमिटर वाले डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर वाले डायोड को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। ये बात लिख दीजिए। emitter diode is always kept, emitter diode is always kept forward biased, emitter diode is always kept forward biased and collector diode is always kept reverse biased. ये बिल्कुल 3 स्टार वाली बात। ये एमिटर है, इस चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बनाया तो नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर ही है ये, तो ये एमिटर और बेस मिलके एमिटर डायोड बना रहे हैं। आपको इनको फॉरवर्ड बायस रखना है और फॉरवर्ड बायस डायोड में आप जानते हैं पी को पी से जोड़ते हैं और बस तो इधर पी को पी से देखिए, बस ये ऐसा कुछ कनेक्शन किया जाएगा। पी टाइप में फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड डायोड भी जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो पी को पी से जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, और रिवर्स बायस करना है इसको तो इस पी को आपको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ ये सर्किट बनाते हैं। इस टाइप से कुछ बायसिंग की जाती है कि एमिटर, अगर ये एमिटर है जो कि विड्थ से दिख रहा है, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, जिसकी सबसे ज्यादा विड्थ है वो कलेक्टर है। डोपिंग इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसकी डोपिंग सबसे कम होती है। कलेक्टर की जो डोपिंग है वो इन दोनों के बीच में होती है, एमिटर से थोड़ी सी कम होती है कलेक्टर की डोपिंग। तो बस ऐसे ही कुछ सर्किट बनता है। अब आपको मेन तो यही ध्यान रखना है कि लाइन ट्रिपल की 5 स्टार ही दे दीजिए कि emitter diode is kept forward biased and collector diode is kept reverse biased। इससे एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मैं बहुत डिटेल में फिलहाल नहीं पढ़ा रहा। इससे होता बस यही है कि एमिटर से चले हुए जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं ना, एमिटर से जो चले हुए मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फिर बेस से होते हुए ऑलमोस्ट सारे के सारे कलेक्टर में पहुंचे। अब क्या एमिटर और बेस डायोड अगर एक फॉरवर्ड बायस डायोड है तो इस जंक्शन पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ एक डिप्लीशन लेयर है और उसकी विड्थ काफी कम है, बस ऐसे ही लिख दीजिए। नाउ देयर आर two depletion regions inside the base। बेस के अंदर 2 डिप्लीशन रीजन, one due to emitter diode, एक एमिटर डायोड के कारण है, एंड one due to collector diode, एक एमिटर डायोड के कारण है और एक कलेक्टर डायोड के कारण है। फिर आगे लिख दीजिए एमिटर डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, एमिटर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, it acts as a low resistance, it acts as a low resistance, so width of the depletion layer in emitter base junction is a small। यहाँ डिप्लीशन लेयर जो बनता है वो ऐसा पतला सा बनता है, ऐसा बनता है, और
विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, जहाँ डोपिंग बहुत ज्यादा है ना, जहाँ डोपिंग बहुत ज्यादा है तो यहाँ इसकी विड्थ यहाँ काफी कम होगी, यहाँ इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा होगी। अगर ढंग से बनाया जाए, जिसमें कि मैं इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ नहीं, अगर ढंग से बनाया जाए तो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ डोपिंग ज्यादा होती है वहाँ डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, जहाँ पर डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है। बस पी टाइप में यहाँ नेगेटिव आयंस की लेयर है और एन टाइप में यहाँ पॉजिटिव आयंस की लेयर है, जिनके हम बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहते। यहाँ पर काफी सारे होल्स हैं जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। कलेक्टर डायोड के बारे में बस मेनली तो हमारे को यही बताना है कि क्योंकि वो रिवर्स बायस है इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। लिख दीजिए अगली लाइन में कि कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर डायोड रिवर्स बायस्ड है एंड देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, मेगा ओम्स की रेंज का है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, मेगा ओम्स की रेंज का। हाँ एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पे भी है, मेरे को तो एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस से ही ज्यादा मतलब था बस। तो जहाँ आपने फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जहाँ लो लिखा है उसको हाईलाइट कर दीजिए जरा, और कलेक्टर डायोड का जो रेजिस्टेंस हाई लिखा है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। जो एमिटर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है उसका रेजिस्टेंस लो है, और जो कलेक्टर डायोड है वो रिवर्स बायस है उसका रेजिस्टेंस हाई है। ये ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली किस तरह वर्क करता है मैं उस पूरी बात को तो नहीं समझा रहा, तो यहाँ पे भी एक डिप्लीशन लेयर है तो कलेक्टर में कम होगी और इधर बेस में काफी ज्यादा है, क्योंकि बेस की डोपिंग कम है ना। सर कलेक्टर का सही मतलब वो फिर से बना दीजिए, मतलब वो डोपिंग क्या वाली वो डिप्लीशन लेयर सर कलेक्टर वाली, सर समझ में नहीं आई वो मतलब कितनी, वो सर फिर से बना दीजिए कलेक्टर वाली डिप्लीशन लेयर। इन बातों को फिर मेरे ख्याल से फिलहाल इग्नोर भी किया जा सकता है, और पढ़ाया है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। कलेक्टर जैसी वहां बनाई थी वैसे यहाँ बनाई है मैंने। ध्यान केवल ये देना है कि कलेक्टर की डोपिंग क्योंकि थोड़ी ज्यादा है तो कलेक्टर के अंदर डिप्लीशन लेयर की विड्थ थोड़ी कम दिखानी है, और बेस की, ये बेस है अभी, ये वाला रीजन बेस है, और बेस के अंदर डिप्लीशन लेयर, बेस की डोपिंग कम है तो यहाँ बेस के अंदर डिप्लीशन लेयर थोड़ी ज्यादा होगी, और ये पी टाइप में नेगेटिव आयंस लेयर होंगे और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस होंगे। डिप्लीशन लेयर के अंदर ये टी एन टी है, ये एन, हाँ ऐसा कुछ होगा। जैसी डिप्लीशन लेयर यहाँ बनाई वैसे ही डिप्लीशन लेयर यहाँ बनाई है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इनको ज्यादा लफड़े में पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ भी क्रिएट हो जाएगी जो कि एन टू पी डायरेक्टेड रहेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड पी टू एन ही है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों जंक्शन रीजन में क्रिएट हो जाती है। मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा आपको, मेरा बस कहना ये है कि भाई यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर निकले ना, यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर निकले फॉरवर्ड बायस में वो मेजॉरिटी कैरियर बन के जंक्शन क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ रिवर्स बायस में वो माइनॉरिटी कहला के जंक्शन क्रॉस कर लेते हैं। रीजन हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो केवल ये समझना है यहाँ कुछ मैकेनिज्म है जिसे मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको। एमीटर का करंट सारा का सारा कलेक्टर में चला जाता है, बेस करंट बनता है रिकॉम्बिनेशन से, और रिकॉम्बिनेशन की गुंजाइश केवल इतने से पोर्शन में है जहाँ कुछ है ही, यहाँ भी फील्ड है यहाँ भी फील्ड है, तो फील्ड के फोर्स के कारण यहाँ कैरियर चल देगा, फील्ड के फोर्स के कारण कैरियर चल देगा। इस रीजन में जहाँ कोई फील्ड नहीं है वो इतना सा रीजन है, और इसमें डिप्लीशन लेयर नहीं है, और यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा और उससे बेस करंट बनता है। आपको तो यही समझना है कि भाई ये एमिटर करंट है, ये इसमें से कुछ बेस में चला जाएगा और ये कलेक्टर में आ जाएगा। कन्वेंशनल करंट मैंने आपको ऐसा दिखाया। एमिटर से कलेक्टर में करंट कैसे पहुंचा वो पार्ट में स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं उसे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मानता, उसकी मैं कोई बात नहीं कर रहा। आइडियली मुझे डिप्लीशन लेयर पढ़ानी भी नहीं थी, यहाँ पे पढ़ लिया तो चलो। एक ही बात ध्यान रखो कि जहाँ डोपिंग ज्यादा है वहाँ डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम, यहाँ डोपिंग कम है, बेस में डोपिंग कम है तो बेस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है। किसी भी प्रकार से ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को प्लीज स्किप कर दें। अब बात पढ़ी है हमने तो मैं आपको बता दूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो कंडक्शन होता है ना अंदर, यहाँ से होल्स चलते हैं, वो इधर भी जंक्शन क्रॉस कर जाते हैं और इधर भी जंक्शन क्रॉस कर जाते हैं। किसी बस आपको ये याद रखना है कि भाई एक्शन के लिए, वर्किंग के लिए एमिटर डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाएगा और कलेक्टर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस रखा जाएगा। ऐसा क्यों ये मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, और मैं इसे फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड मानता भी नहीं।
अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि भी ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर होल्स चलते हैं और होल्स बाहर तो जा नहीं सकते, तो बाहर फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक होल आता है, होल को रिसीव करने यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाते हैं और उनसे करंट बन जाता है। आप बस एक लाइन डैश करके लिख दीजिए, मैं इस पे एक भी स्टार नहीं दे रहा, कि इनसाइड अ पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर कंडक्शन is due to holes। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर कंडक्शन होल्स के कारण है, एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर में तो अंदर होल जाएंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर होल जाएंगे और होल बाहर मेटालिक वायर के अंदर तो होल चलते नहीं है, मेटालिक वायर के अंदर तो होल चलते नहीं है, तो बाहर फिर मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। और ऐसा ही लिख दीजिए, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनसाइड एंड आउटसाइड, चाहे इनसाइड की बात करें चाहे आउटसाइड की बात करें, कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, एमिटर से जो निकलेंगे तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ जाते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में फर्क है। खैर ये बातें भी अगेन एग्जाम में पूछे जा सकने लायक नहीं है। अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप हेडिंग दे दीजिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो पहले लिख देते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है it is same as that of a forward bias diode। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है it is same as that of a forward bias diode because emitter diode is forward biased। जो emitter diode है क्योंकि वो forward biased है, तो बस ये आप बढ़िया एमिटर का वोल्टेज बनाएंगे और ये एमिटर का करंट बनेगा और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। जैसा कि फॉरवर्ड बायस डायोड का होता था वैसा ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा। किताबों में पढ़ेंगे तो यहाँ और भी कुछ बातें मिलेंगी, पर फिर ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसमें भी हमने कोई स्टार नहीं किया। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किन किन चीजों के बीच में बनाया जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान देख लें। एमिटर का वोल्टेज और वर्सेस एमिटर करंट, और वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा, थोड़ी देर तक नहीं बढ़ेगा, फिर काफी तेजी में बढ़ेगा जैसा कि डायोड में होता था। और बस इसी तरह से फिर हम लिख रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को बोल दीजिए सेम एज दैट ऑफ अ रिवर्स बायस डायोड। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज सेम एज दैट ऑफ अ रिवर्स बायस डायोड। बस फर्क ये है कि रिवर्स बायस डायोड जब डायोड में ग्राफ बनाते थे तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते थे, क्योंकि वहां उल्टा वोल्टेज लगाते थे और करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन वाला उल्टी डायरेक्शन में जाता था। तो लिख दीजिए ना डायोड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, in a diode output characteristic curve is drawn in third quadrant। डायोड में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। But in a transistor the graph is drawn in first quadrant। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव ही रहता है और करंट भी पॉजिटिव रहता है। थोड़ी देर बाद जब और डिटेल्ड सर्किट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है, मे बी ये कलेक्टर वोल्टेज है और ये कलेक्टर करंट है। हम लोग नॉर्मली इनपुट को एमिटर मानते हैं और कलेक्टर को आउटपुट मानते हैं। वो एक लाइन जरूर काम की है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए और 5 स्टार भी लगा दीजिए। यूजुअली एमिटर इज रिगार्डेड एज इनपुट, एमिटर में हम जो भी इनपुट देते हैं, एंड कलेक्टर इज रिगार्डेड एज आउटपुट। जितना ज्यादा हमारे लिए पॉसिबल होता है हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो ये तो एक रिवर्स बायस डायोड जैसा है, जो कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। कलेक्टर के वोल्टेज के बढ़ने से
तो ज्यादा कलेक्टर करंट बढ़ता नहीं है। खैर जैसा कि यहाँ फिलहाल तो ज्यादा डीप में नहीं समझ रहे, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, ऐसा ये बनेगा और कहीं बल्कि ब्रेकडाउन भी आ जाएगा इसमें। तो ट्रांजिस्टर के खैर हम ब्रेकडाउन की तो बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे भी जैसे ब्रेकडाउन आता था डायोड में, जैसा ग्राफ यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता था डायोड में, ऐसा ट्रांजिस्टर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। हम बाद में जब इसके सर्किट डायग्राम बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वोल्टेज को भी पॉजिटिव कहा जा सकता है और करंट को भी पॉजिटिव कहा जा सकता है। इसलिए खैर वंस अगेन अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरह मतलब ये तब है जब आप बेस करंट, एक्चुअली बेस करंट पे डिपेंड करता है जितना, रादर एमिटर करंट पे डिपेंड करता है जितना, बल्कि एमिटर का भी करंट बेस में से होते ही आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ आईबी को एक सर्टेन वैल्यू पे कांस्टेंट रखा जाता है, मे बी जैसे आईबी 10 माइक्रो एम्पियर ऐसे। अगर आईबी को 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट रख देंगे तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और बस इसी तरह है, तो रिवर्स बायस के जैसा ही ये एक लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस ग्राफ में, ये थोड़े काम की बात है, 12 बोर्ड में एक बार इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक करके ऊपर लेके, थोड़ी देर बाद हमें इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया था उसकी बात आपसे कर सकते हैं। यहाँ क्या बनाया है और यहाँ क्या बनाया है और यहाँ कौन सा करंट कांस्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और बस फिर हेडिंग दे दीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर on the basis of biasing, types of transistor on the basis of biasing। कंस्ट्रक्शनली तो आप एनपीएन और पीएनपी बोलते हैं, पर बायसिंग के लिहाज से ट्रांजिस्टर्स हम तीन टाइप से यूज करते हैं, एक है कॉमन बेस, दूसरा है कॉमन एमिटर और तीसरा है कॉमन कलेक्टर। आप एक बार बेस को कॉमन बना दीजिए सर्किट में, कंस्ट्रक्शन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, सर्किट में आप थोड़ा बहुत हरकत कर सकते हैं। एक बार बेस को कॉमन बना दीजिए, एक बार एमिटर को कॉमन बना दीजिए, एक बार कलेक्टर को कॉमन बना दीजिए। ये ट्रांजिस्टर तो कभी यूज होता है और एनसीईआरटी ने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कहा है, तो कायदे से हमें इसी को पढ़ना चाहिए। ये तो खैर बिल्कुल इसकी तो हम कोई जिक्र करेंगे ही नहीं, बिल्कुल ही इसका कोई डिस्कशन करेंगे ही नहीं। होता एक बार बेस को कॉमन बनाना है, एक बार एमिटर को बनाना है, एक बार कलेक्टर को कॉमन बनाना है, इसका जिक्र नहीं किया जाएगा, मेनली इसका जिक्र किया जाएगा, थोड़ा बहुत इसका सहारा भी ले सकते हैं। तो कॉमन बेस से जैसे डायग्राम बना लेते हैं, कॉमन बेस बना लेते हैं। चलिए हेडिंग कर दीजिए कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये नॉर्मली कॉमन बेस को डायग्राम बनाने में सिंबल इसका ऐसा बनाया जाता है, अगर बेस को कॉमन रखना है तो अच्छा रहेगा कि इस तरह बेस बना लो, ये बेस बना लो, इधर कहीं एमिटर बना लो क्योंकि यहाँ इनपुट साइड है, इधर इनपुट साइड है, इधर बेस साइड है, पहले आउटपुट साइड है, उधर कॉमन साइड है। और अगर पीएनपी बोल रहा है तो मैं पहले पीएनपी लिख लेता हूँ और करंट पी टू एन जाता है, ये ऐसा है, ये सिंबल बना लिया। हाँ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। एमिटर पे केवल एक एरो बनाया है यहाँ और यहाँ एरो, यहाँ एरो में नहीं बनाऊंगा, इसमें कहीं एरो नहीं बनाऊंगा। अब अगर कोई आपको सर्किट बनाना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि एमिटर डायोड को फॉरवर्ड बायस करना, ये बैटरी किस तरह जुड़ी जाती है बहुत ध्यान से देखने लायक बात है, ये इजीली क्लियर नहीं होती अगर कंसंट्रेशन कमजोर हो। आप लिख दीजिए एमिटर डायोड इज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, emitter diode is to be forward biased. So P of the emitter should be connected to positive terminal of external battery. फॉरवर्ड बायसिंग के P को P से जोड़ा जाता है, तो ये मैं बैटरी के पॉजिटिव से ऐसा इसको जोड़ दूंगा। और इसी तरह आगे लिख दीजिए कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायसिंग के लिए यहाँ ध्यान से देखिए, इस P को एंड से जोड़ना पड़ेगा बैटरी को, इस P को बैटरी के एंड से जोड़ना पड़ेगा। ये बैटरियां कैसे जोड़ी जा रही है ये बड़ी ध्यान देने लायक है, बात बड़ी आसान है कि आप इधर एमिटर और बेस में से सिर्फ एमिटर को देखिए, जो कॉमन है उसको तो मत देखिए,
जो दोनों में खेल रहा है, इसका भी भाग है, इसका भी भाग है, दल बदलू है, कभी ये बेस इसको कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, कभी बेस कह रहा है इसके साथ हूँ, कॉमन है तो इसके हिसाब से हम थोड़ी ना बायसिंग डिसाइड करें। बायसिंग तो एमिटर और बेस में से एमिटर के हिसाब से डिसाइड करें और कलेक्टर और बेस में से कलेक्टर के हिसाब से डिसाइड करें। यहाँ एमिटर पी टाइप का है और एमिटर डायोड को फॉरवर्ड बायस रखना है तो पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें। यहाँ कलेक्टर पी टाइप का है और इसे रिवर्स बायस रखना है तो कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ें। ब्रैकेट में लिख दीजिए वी डोंट लुक एट द कॉमन टर्म, जो कॉमन है, जो दल बदलू है, जो दोनों का ही साथ निभा रहा है, वो उसकी तरफ उसका तो हम कभी कदर करते नहीं। तो हम बेस की यहाँ कोई कदर नहीं कर रहे, बेस से पूछ भी नहीं रहे कि बायसिंग के लिए क्या करें, और सर्किट ऐसा कंप्लीट कर देते हैं, ऊपर से इसकी अर्थिंग कर देते हैं। इसको जो कॉमन है ना, इसको साले को अर्थ से जोड़ देते हैं ताकि 0 वोल्ट पे फिक्स हो जाए। जिसको अर्थ कर दिया वो 0 वोल्ट पे वो फिक्स हो गया। जो कॉमन है उसको हम यहाँ से टर्मिनल लाते हैं, यहाँ से टर्मिनल लाते हैं और उसको अर्थ से जोड़ देते हैं, तो 0 वोल्ट बना देते हैं कॉमन वाले। और बायसिंग डिसाइड करते समय कॉमन की तरफ देखते भी नहीं है। एमिटर से कहा कि भाई तू पी टाइप है और तुझे फॉरवर्ड बायस करना है तो पी को बैटरी के पी से जोड़ा, कलेक्टर भी पी टाइप का है और उसे रिवर्स बायस करना है तो पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। बस यही बात बहुत ध्यान रखते है। बायसिंग की बैटरी की पोलैरिटी ध्यान से देखना, अगर आप सीख गए तो डायग्राम देख के आप डरोगे नहीं। कॉमन बेस तो शायद मुझे कायदे से पढ़ाना भी नहीं चाहिए या आपको रिवाइज करना भी नहीं चाहिए। इसे पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको बायसिंग करते हुए तो दिखाएं जरा। अब ये जो बैटरी जो एमिटर से जुड़ी है इसको हम बोलते हैं VEE। एमिटर से जो बैटरी जुड़ी है उसका नाम है VEE। ये भी एमिटर विद रिस्पेक्ट टू एमिटर इटसेल्फ, ये VEE होती है, बस नाम ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता। इसी तरह जो कलेक्टर टर्मिनल में हमने बैटरी जोड़ी है बाहर से, उसका नाम है VCC। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी जोड़ते हैं, इसे R इनपुट या R एमिटर कहा जा सकता है, और इस सर्किट में भी एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जोड़ा जाता है, उसे R कलेक्टर या R लोड कहा जा सकता है। इस एरो का ध्यान दें तो जरूर एमिटर करंट यहाँ गया है तो फिर जरूर बेस करंट यहाँ से निकला होगा और कलेक्टर करंट यहाँ से निकला होगा, पर कलेक्टर करंट को यहाँ नहीं मार्क करना, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा। यहाँ कभी कुछ कलेक्टर को पूरा खाली छोड़ते हैं, बस ये कलेक्टर हो गया, ये IE एमिटर करंट आया और ये बेस में गया और कुछ कलेक्टर में गया, ये काम बस। ये सर्किट बनाना आप सीख जाएं, फिलहाल यही हमारा मकसद था। यहाँ हम देख रहे हैं जो कॉमन बेस वाला जो होता है ना, कॉमन बेस में ये दोनों बैटरियां उल्टी जुड़ी होती है, दोनों बैटरियां उल्टी जुड़ी होती हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन कॉमन बेस वेदर PNP और NPN, कॉमन बेस में चाहे वो PNP हो चाहे वो NPN हो, कॉमन बेस में बैटरीज आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलैरिटी। ये दोनों बैटरी मुझे उल्टी दिख रही है, एक का पॉजिटिव ऊपर है तो एक का नेगेटिव ऊपर है। कोई खास बात नहीं है, एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। कॉमन बेस के डायग्राम में आपको तो एग्जाम में कॉमन एमिटर ही आएगा, ये लगभग तय है, कॉमन बेस को देंगे ही नहीं। फिर भी चलिए एक ऑब्जर्वेशन हमने कर ली कि अगर दोनों बैटरी हमें उल्टी दिख रही है तो ये कॉमन बेस, जिससे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि कॉमन बेस है। क्वेश्चन तो ऐसा भी आने को आ तो सकता ही है कि डायग्राम बना के कुछ तो पहचानने को कहेंगे, क्योंकि इसके डायग्राम से ही तो डर लगता है। सिर्फ डायग्राम अगर आपने देखने की आदत डाल ली और ये नाम सीख लिया कि VCC है और ये VEE है, तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम बचती नहीं। इसकी मेथड, इसके जो न्यूमेरिकल है बड़े ही सरल है, बड़े ही स्कोरिंग है, श्योर शॉट। इसके जो न्यूमेरिकल है बहुत आसान है, जो कठिन पार्ट था वो ऑलमोस्ट इसका समाप्त हो गया है और कठिन पार्ट केवल है सर्किट डायग्राम। कठिन पार्ट है सर्किट डायग्राम। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉमन एमिटर। वो PNP से पढ़ा तो चलिए ये ऐसे ही NPN से पढ़ लेते हैं। हेडिंग दे दीजिए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ब्रैकेट में NPN। एमिटर कॉमन है, एमिटर कॉमन है तो अब एमिटर बीच में होना चाहिए, और मैं पहले यहाँ NPN लिख भी लेता हूँ और P to N में करंट दिखा भी लेता हूँ और ऐसा मैं इनका ये दिखा भी देता हूँ। अब एमिटर कॉमन है
एमिटर कॉमन है अगर, तो हम फिर एमिटर का भी वही हर्ष करेंगे। अच्छा, एमिटर कॉमन है तो एमिटर को उठा के हर्ष से जोड़ दिया भाई। अब बायसिंग एमिटर और बेस में से बेस के हिसाब से की जाएगी। ये वाली बायसिंग है भी थोड़ी इंपॉर्टेंट। अब बेस के हिसाब से की जाएगी। बेस पी टाइप का है तो इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए। ये बी हो जाएगा इसका नाम। बेस का बैटरी है ना, जो बेस है, जो बेस है, जो कॉमन है उसकी तरफ हम देखेंगे भी नहीं, फूकेंगे भी नहीं उसकी तरफ। अब बेस और एमिटर में से हम अपने बेस से ही काम चला रहे हैं, पर एमिटर से हम बात नहीं करेंगे। अब हमें फॉरवर्ड बायस करना है तो हम बेस के हिसाब से बात करेंगे कि बेस पी टाइप मटेरियल का है तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसको पी टाइप बैटरी से जोड़ा जाए। और ये बेस से जुड़ी हुई बैटरी है, इसका नाम बी रखा जाएगा। इधर अभी कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है। कलेक्टर, अब तो सिर्फ कलेक्टर को देखूंगा, एमिटर और बेस में से मैं एमिटर बेस को देखता था, और कलेक्टर डायोड में मैं सिर्फ कलेक्टर को ही देखूंगा। वही मेन टर्मिनल है हमारे लिए, बाकी कौन कॉमन है या दूसरा कहाँ के उससे मतलब नहीं। कलेक्टर को ही देखेंगे, वो एन टाइप मटेरियल का है तो उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा और ये VCC कहलाएगी ये बैटरी। इस बैटरी का नाम VCC होगा। एक रेजिस्टेंस RP यहाँ होता है, सॉरी ये बेस में है फिलहाल तो ये RP हो गया। इस ब्रांच में भी एक रेजिस्टेंस कभी कभी सवाल में दिया तो जा ही सकता है। ये ट्रांजिस्टर है, इसके बाद आप इस टर्मिनल को किससे जोड़ रहे हैं आपकी मर्जी। अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, पर बाहर तो आप ये रेजिस्टेंस जोड़ ही सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल में क्या दिया है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कलेक्टर साइड में एक RC कलेक्टर कहला है। कॉमन एमिटर में एक बात जरूर सीखने लायक है, ध्यान देने लायक है कि कॉमन एमिटर में चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो, ये दोनों बैटरियां के पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर एक साथ जुड़े हैं। ये लाइन थोड़ी काम की है, 3 स्टार लगा के लिख दीजिए। इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर में वेदर PNP और NPN, कॉमन एमिटर होना चाहिए, कॉमन एमिटर होना चाहिए। चाहे PNP हो चाहे NPN हो, both the batteries are with same polarity, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ इज अबव। डायग्राम में दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है। इसलिए अगर हम चाहें तो सर्किट डायग्राम थोड़ा सर्किट में दो की जगह एक ही बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। इस सर्किट को बनाने का ऑल्टरनेट तरीका क्या है वो देखते हैं। ऐसा ही हेडिंग दे दीजिए, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ ड्राइंग कॉमन एमिटर सर्किट। कॉमन एमिटर सर्किट बनाने का एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है, और बस वही पहले लिख दीजिए। ऑल्टरनेट मेथड में both the base and the collector can be supplied from a common battery. Both the base and the collector can be supplied from a common battery. अब मैं जानबूझ के PNP लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ PNP, ये एमिटर हो गया। एमिटर को तो मैं कॉमन एमिटर अगर है तो फिर मैं एमिटर को भी जमीन में गाड़ दूंगा। अब बेस एन टाइप का है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए इसे बैटरी के एन से जोड़ना पड़ेगा, और ये पी कलेक्टर पी टाइप का है, रिवर्स बायसिंग के लिए इसको भी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा। एनपीएन में पीएनपी में दोनों बैटरी ऐसी जोड़ेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड नहीं हुआ, ये तो मैंने वही का वही बना दिया। हाँ, इसको अब मैं कैसे बना सकता हूँ, मान लीजिए ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है और सपोज ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसे बनाने का तरीका ये भी है, इसे बनाने का तरीका ये भी है कि आप ये ऐसा हो गया, इसको आप बोल दीजिए -5,
और इसको आप बोल दीजिए अर्थ, और इसको बेस रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ कहीं कलेक्टर रेजिस्टेंस दिखा दीजिए। ऐसा सर्किट भी आप बना सकते हैं। ये भी तो -5 वोल्ट का पॉइंट है ना। अगर ये 0 है तो 0 के रिस्पेक्ट में तो -5 है। अगर ये 0 है तो 0 के रिस्पेक्ट में -5 है। अगर ये 0 है, अर्थ से जुड़ा है तो ये 0 है, 0 के रिस्पेक्ट में -5 है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी -5 और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी -5 है। तो यहाँ ऐसा ही दिखा देते हैं -5 वोल्ट। इसमें से एक करंट ये इसका यहाँ जाएगा, कलेक्टर वाला पाथ ऐसा बनेगा और बेस वाला पाथ इसका ऐसा बन जाएगा। इनमें हमें एक्चुअली केवीएल लगाने पड़ते हैं, तब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, और वो काम बड़ा ही आसान। सुनने में लगेगा कि केवीएल और आसान, पर वास्तव में ज्यादा बचा नहीं है डिस्कशन। अगर उन्होंने ऐसी बैटरी दिखाई है, मतलब ये कॉमन एमिटर है, और यही आपको इस लूप में, मतलब ये वीसीसी की वैल्यू आपको इसने आपको दी, VCC है, दिस इज इक्वल टू VCC। वही VBB भी है, खैर इसके नाम देने की जरूरत है नहीं खैर उसको। तो जो अल्टरनेट मेथड है डायग्राम बनाने का वो ये अच्छा, इस पर क्वेश्चन बनेगा तो कई लोगों को, मतलब ये बिल्कुल एडवांस सवाल कहलाना चाहिए। नीट 2020 जो 14 अक्टूबर को नीट 2 हुआ था 2020 में, नीट 1 हुआ था 13 सितंबर को, और नीट 2 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 14 अक्टूबर को हुआ था कोरोना अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी शायद इस साल भी संभावना एक बार फिर बन जाएगी। बाद में स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि साहब हमको पहली बार दे नहीं पाए थे, हमें दोबारा मौका दिया जाए, नीट 2 फिर से होगा। खैर इट शुड नॉट, आपको ये नहीं डिस्कस करना चाहिए, आप इससे अफेक्ट हो सकते हैं। आपको लगेगा प्रिपरेशन के लिए और टाइम चाहिए तो ये रिस्क ली जाए, उसकी कोई गारंटी है नहीं, चांसेस हैं थोड़े से, तो रिस्क ना लिया जाए। एनीवे सो ठीक है, ये हो गया कॉमन एमिटर, ये हो गया कॉमन एमिटर। अब इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, चलिए करंट गेन पढ़ाते हैं। लिख दीजिए करंट गेन, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम एक बार कॉमन बेस में करंट गेन पढ़ रहे हैं, एक बार कॉमन एमिटर में करंट गेन पढ़ रहे हैं, और नाम तो हम कॉमन कलेक्टर में भी करंट गेन का लेंगे। करंट गेन का तो बेसिकली मतलब यही लिख दीजिए, इट इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो करंट गेन है वो है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। करंट गेन है वो है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। लिख दीजिए करंट गेन in common base transistor is named as alpha. Current gain in common base transistor is named as alpha. कॉमा पूरा लिखेंगे, current gain in common emitter transistor is written as beta। नाम नहीं उसका सिंबल है, डिनोट करने का तरीका है। Current gain in common emitter transistor is denoted by beta, and current gain in common collector transistor is denoted by gamma, alpha beta gamma। करंट गेन कॉमन बेस में करंट गेन का ही नाम अल्फा है, कॉमन एमिटर में करंट गेन का ही नाम बीटा है, और कॉमन कलेक्टर में करंट गेन का ही नाम गामा है। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो मुझे आउटपुट अपॉन इनपुट तो पता है। अब इसमें मुझे एक बात ये ध्यान से रखनी चाहिए कि कॉमन बेस में बेस अगर कॉमन है ना, तो ना वो इनपुट में आएगा ना आउटपुट में आएगा, उसको तो हम जमीन में गाड़ देंगे। तो पहली बात तो यही लिख दीजिए, कॉमन बेस अल्फा लिख दीजिए, और यही ब्रैकेट में लिख दीजिए हियर बेस इज कॉमन, base is common, so the term of IB, base current, will neither appear in output nor input। ना तो ये इनपुट में है ना आउटपुट में, बेस को तो हमने जमीन में ही गाड़ दिया। अब दो जो बचे उनमें से शायद कलेक्टर IC होना चाहिए और एमिटर IE होना चाहिए। बेस को तो जमीन में गाड़ ही दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कलेक्टर में मिलता है, इनपुट एमिटर में होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से याद रख पाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी क्लास में अभी तक यही बताया। कभी कभी वो इसे कहते हैं अल्फा DC, वो IC बाय IE है,
कभी कभी अल्फा ए सी की बात करते हैं तो वो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई हो जाता है, डायनामिक वगैरह की बातें हैं। तो सवाल में जो डेटा दिया उस हिसाब से आप कर लीजिए। आपको तो डेफिनेटली इसी पे, मैं तो चाहूंगा बस इसी पे पास कर दें आप। अल्फा को ध्यान से जल्दी बोल दें कि भाई कॉमन बेस, बेस का टर्म इधर आ गया तो इधर बेस का टर्म आएगा नहीं। और ये रेशो करंट्स का है, करंट गेन इसका नाम है, दोनों तरफ करंट है, ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, ऊपर आउटपुट करंट है नीचे इनपुट करंट है। कॉमन बेस में करंट गेन का नाम अल्फा होता है और अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है ये याद रखना बड़ा चैलेंज, यहाँ आप गलती करेंगे ही करेंगे। इसी तरह मैं बीटा की बात कर रहा हूँ, बीटा यानी कॉमन एमिटर में करंट गेन। अगर मैं बीटा की बात कर रहा हूँ, बीटा की बात कर रहा हूँ तो बीटा है कॉमन एमिटर में करंट गेन। तो यहाँ हुआ आउटपुट अपॉन इनपुट। आप एमिटर आउटपुट तो शायद कलेक्टर को ले लो, बड़े वाले करंट का आउटपुट ले लो और छोटे वाले करंट को इनपुट ले लो, ऐसा लिख दो। करंट गेन इज इक्वल टू बिग करंट अपॉन स्मॉल करंट, बड़ा करंट अपॉन छोटा करंट। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं, ये हमेशा सही नहीं है। कॉमन बेस में तो आउटपुट अपन इनपुट में अपन ने कलेक्टर अपन एमिटर ही लिया था, तो बड़ा अपन छोटा नहीं कह रहे। कॉमन बेस में अल्फा लेस देन 1 आता है, वहां आप लिख दीजिए ऊपर। कॉमन बेस में जो अल्फा आपने पढ़ा उसकी वैल्यू है लेस देन 1, टिपिकली बिटवीन 0.95 एंड 0.99। कॉमन बेस में जो अल्फा है करंट गेन है वो 1 से कम है, वो 0.95 और 0.99 के बीच में। पूरा 1 भी नहीं हो सकता, 1 हुआ तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, फिर बेस मतलब है ही नहीं। और कॉमन एमिटर के समय मैंने बताया कि यार आउटपुट अपॉन इनपुट, और अभी भी क्लियर है कि हाँ आउटपुट तो कलेक्टर से ही है और इनपुट बेस से ही है। और जो कॉमन है उसे तो हमने जमीन में गाड़ दिया, वो तो टर्म कहीं आएगा ही नहीं। और आईसी में आईबी, आईसी को मैं, इसको मैं जरूर ये काफी बड़ा करंट होता है और काफी छोटा करंट होता है। बेस करंट 95% से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर 100 आई 100 है, अगर आई 100 है तो ये 5 है और ये 95 है, ये 95 बाय 5 19 टाइप का है। 19 से लेकर 200 तक बीटा की वैल्यू हो सकती है। आई अगर 100 है, अगर आई 100 है तो उसमें से बेस करंट मैक्सिमम 5 हो सकता है। ये 5 है तो ये 95 है, 95 बाय 5 19, इसका सही आंसर हो गया। बीटा की वैल्यू काफी बड़ी होती है, 1 से काफी ज्यादा होती है, इसीलिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर खूब यूज होता है। इसमें करंट गेन बड़ा जबरदस्त मिलता है, कम से कम 19 तो मिलना ही चाहिए। कॉमन एमिटर में करंट गेन का जो फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या अपॉन क्या। कॉमन एमिटर में एमिटर का टर्म तो कहीं आएगा ही नहीं, और आउटपुट कलेक्टर से लेते हैं और इनपुट बेस में देते हैं। तो ये फॉर्मूला 5 स्टार इसके दे दो आप। इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीटा का फॉर्मूला क्या है। इसी तरह कॉमन कलेक्टर में भी गामा की बात कर ही लेते हैं, हालांकि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कॉमन कलेक्टर में जरूर मैं कह सकता हूँ करंट गेन के नाम पे कलेक्टर को, अब मैंने, अब कलेक्टर को ही अगर मैंने जमीन में गाड़ दिया तो फिर जरूर गामा जो है उसको मैं बोल सकता हूँ बिग अपॉन स्मॉल, अदरवाइज तो वो था आउटपुट अपॉन इनपुट। अब शायद मैं आई ई बाय आई बी का कलेक्टर का टर्म तो आएगा ही, ये गामा, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने मजबूरी में से लिख लिया, लिखना था हमें थोड़ा सा, हमने से लिख लिया। आउटपुट अपन इनपुट से चलेंगे तो थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि यार एमिटर तो आउटपुट कैसे ले लिया, पर एमिटर और बेस दोनों ही इनपुट के पार्ट हैं। तो यहाँ हमने फार्मूला अपना बदल दिया, आउटपुट अपन इनपुट की जगह हमने कह दिया बड़ा अपन छोटा, करंट गेन चाहिए ना तो बड़ा अपन छोटा हम कर लेंगे, बस एनीवे ऑलराइट। नाउ इसके बाद हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ही लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खूब काम का होता है। देखिए बेसिक बेसिक बात तो ये है कि भाई आई आई का फॉर्मूला ये होता है। अब आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, एक बार इस पूरी इक्वेशन को आई ई से डिवाइड कर दीजिए, एक बार पूरी इस इक्वेशन को आई बी से डिवाइड कर दीजिए, और एक बार पूरी इस इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को आई ई से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को आई ई से डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो हो गया 1, अब आई बी बाय आई ई मेरे ख्याल से हो गया 1 बाय गामा, और आई सी बाय आई ई
इसमें बेस का टर्म नहीं आ रहा, ये कॉमन बेस होगा। प्लस बीटा हो गया, ये 1 हो गया। ये जरूर 1 बाय गामा हो गया, और आई सी बाय आई ई, ये बीटा हो गया आउटपुट अपॉन, नहीं बीटा नहीं हो गया, ये अल्फा अल्फा हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट। हाँ ये अल्फा हो गया, तो फिर ठीक है, ये गामा वाला रिजल्ट हमारे काम का नहीं है। आई ई से हमने डिवाइड किया था, इसे हम क्या छोड़ रहे हैं। अब मैं फिर से इसी रिजल्ट को पूरी इक्वेशन को आई बी से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को आई बी से डिवाइड कर देता हूँ। इसमें एमिटर का टर्म है, बीटा का टर्म है, बेस का टर्म है, कलेक्टर का नहीं है, तो ये जरूर कलेक्टर से रिलेटेड है। आई ई बाय आई बी बड़ा अपन छोटा है, तो ये जरूर गामा है, ये हो गया 1। और आई सी बाय आई बी, इसमें एमिटर का टर्म नहीं है, और ये बीटा है, बड़ा अपन छोटा, ये बीटा। इससे बस एक ही बात समझ में आती है, मतलब ये भी एक्चुअली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी गामा आ रहा है। गामा जिन फॉर्मूला में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इससे एक बात समझ में आती है, अभी आपने देखा था ना, अल्फा की वैल्यू तो 1 से कम होती है और बीटा की वैल्यू 19-20 करीब 200-300 तक भी चली जाती है बीटा, तो गामा उससे भी बड़ा है। एक लाइन आप ये लिख सकते हैं कि गामा इज मैक्सिमम। अल्फा बीटा गामा में गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है और अल्फा की वैल्यू सबसे कम है। हालांकि कॉमन कलेक्टर में करंट गेन सबसे ज्यादा है, पर और कुछ नुकसान भी होंगे। एक अच्छाई के बेसिस पे थोड़ी ना खाली सिलेक्शन होता है। करंट गेन सबसे ज्यादा है, पर हो सकता है कुछ होगा, टेम्परेचर जरा सा बड़ा और ये चट बोल के मर जाता होगा, होगी कोई प्रॉब्लम, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी वगैरह, वो हमें पढ़ना नहीं है। कॉमन कलेक्टर यूज ही नहीं होता, यूजलेस है, उसकी बात ही नहीं करते हम कभी। हम इसका मतलब ये होगा कि हमेशा आईसी से डिवाइड करना चाहिए, हमें हमेशा आईसी से डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ ई है और सी है, यहाँ बेस नहीं है, तो ये कॉमन बेस वाला है, यानी अल्फा है। हाँ ये छोटा, ये 1 बाय अल्फा है, ये छोटा, ये बड़ा अपन छोटा है, ये 1 बाय अल्फा है। अल्फा में तो आई सी बाय आई ई होता है। असली चैलेंज यही रहता है कि अल्फा बीटा के, खासतौर से अल्फा बीटा के फॉर्मूले आपको बहुत बार रिवाइज करनी चाहिए, बहुत बार। अब यहाँ क्या है, एमिटर नहीं है, और जरूर ये छोटा अपन बड़ा है, तो ये 1 बाय बीटा है, और ये 1। हाँ ये हमारा फॉर्मूला बड़े ही काम का है। इसको किसी भी रूप में पूछ लेते हैं यार, इसको किसी भी रूप में पूछ लेते हैं, इसके कई रूप हैं। ये सारे रिजल्ट काम के, ये सारे रिजल्ट पर 5 स्टार दिया जाए। आईसी से डिराइव जब आप करते हैं, आईसी से जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आता है। आईई और आईबी से डिवाइड करते हैं तो कचरा रिजल्ट आता है, आईसी से डिवाइड करते हैं तो शानदार रिजल्ट आता है। आपसे इसके पूछे जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और ज्यादातर अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको ये पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है। सिर्फ रिलेशन पूछ के छोड़ दिया, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं दिया उन्होंने आज तक। ये बहुत प्यारे सवाल हो गए, रिजल्ट्स हो गए। आप देखो, अल्फा को 1 से कम लाना है ना, न्यूमेरिकल में क्या होता है, बीटा दे देते हैं और हमें अल्फा निकालना होता है। तो अल्फा तो 1 से छोटा होता है, तो नीचे फिर प्लस आएगा टर्म। 1 से छोटा लाना है तो नीचे प्लस, और अगर ये 1 से बड़ा लाना है तो नीचे माइनस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप जैसे चाहे ध्यान रखें। अल्फा 1 से छोटा आता है, इसके नीचे प्लस, और बीटा 1 से बड़ा आता है, इसके नीचे माइनस। इन बातों का आप भयंकर ध्यान दें। अच्छा, ट्रांजिस्टर में सिर्फ करंट गेन ही नहीं होता, ट्रांजिस्टर में सिर्फ करंट गेन ही नहीं होता, वोल्टेज गेन भी होता है और पावर गेन भी होता है। हेडिंग दे दीजिए, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को हम लोग नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं, ए ही भी लिखते हैं कभी कभी, तो खाली ए का भी यही मतलब। अब वोल्टेज गेन का मतलब है करंट गेन इनटू मे बी रेजिस्टेंस गेन। वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है, अल्फा इनटू आर सी बाय आर कलेक्टर, मतलब आर एल बाय आर आई लिख देता हूँ मैं, तो आप अपनी अपनी बात देख लीजिएगा। ये करंट गेन है और ये रेजिस्टेंस गेन है। दो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपने उसने आपको दी है तो आप देख लीजिए आउटपुट साइड क्या रेजिस्टेंस है, इनपुट साइड क्या रेजिस्टेंस है। करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन इज वोल्टेज गेन।
V का आपको जो भी फॉर्मूला पता है वो, अगर आपको V का फॉर्मूला पता है IR, तो बस करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज गेन को नॉर्मली A से लिखते हैं और वो है करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, या वो बीटा इनटू RL बाय RI भी हो सकता है। जो भी लोड करंट है, लोड रेजिस्टेंस है अपॉन जो भी इनपुट रेजिस्टेंस है। ये जो अंदर अंदर रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस है और जो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू नहीं है, अलग से जो सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़े हैं उनकी वैल्यू वो देते हैं और वही आपको यूज करने रहते हैं। ओके, ये करंट गेन हो गया। और सबसे बड़ी बात है ट्रांजिस्टर के बारे में, बड़ी सुंदर बात है कि ट्रांजिस्टर पावर गेन भी होता है। ये बात लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए पावर गेन, और साफ साफ लिख दीजिए ओनली ट्रांजिस्टर गिव्स पावर गेन। सिर्फ ट्रांजिस्टर ही पावर गेन देता है, सिर्फ ट्रांजिस्टर ही पावर गेन देता है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज अगर बढ़ाता है तो करंट घटा देता है। इन ट्रांसफार्मर्स पावर गेन इज नॉट ऑब्टेन। ट्रांसफार्मर में पावर गेन ऑब्टेन नहीं होता है। खैर हमेशा की तरह इसकी थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है बेसिकली VI, पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ हो जाएगा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, ये हो जाएगा करंट गेन का स्क्वायर, करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, और ये हो जाएगा वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ये सारे फॉर्मूले लिए जा सकते हैं। पावर को फिर नॉर्मली वही करते हैं हम, अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इनटू RL बाय RI, ऐसा टाइप का कुछ न्यूमेरिकल आपको पावर गेन के लिए मिलता है। तो किसी भी गेन की कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ पावर गेन की। तो हाँ, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी यूनिट नहीं है। लाइन लिख दीजिए, वोल्टेज गेन, पावर गेन, करंट गेन, नन हैज एनी यूनिट। ना तो वोल्टेज गेन की कोई यूनिट है, ना पावर गेन की कोई यूनिट है, ना करंट गेन की कोई यूनिट है। ये भी तो रेशियो है, और ये तो खैर यूनिट है सही। गेन जो है वो तो एक रेशियो ही हुआ, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, किसी की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अल्फा और बीटा दो के फॉर्मूले और उनमें रिलेशन वो बहुत ज्यादा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर मान लीजिए छोड़ के जा रहे हैं, तो सिर्फ अल्फा बीटा पढ़ते जाइए, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला और बस उनका आपस में रिलेशन, उसको ढंग से पढ़ के जाइएगा, तो भी उम्मीद है कि शायद शायद पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग दे दीजिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था ना, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एक चीज और पढ़ा था। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था, अब एक है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए मेरे को पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए मेरे को फिर दो ना इक्वेशंस, आपको केवीएल की इक्वेशंस लिखवानी ही पड़ेंगी। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली इट्स अ ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। अब दोनों वोल्टेजेस में ग्राफ है, इसका नाम है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो मेरे को इनपुट साइड अगर वोल्टेज के बारे में कुछ सोचना है तो मेरे को इनपुट साइड केवीएल लगा लेना चाहिए, और आउटपुट वोल्टेज के बारे में भी अगर आपको कोई इक्वेशन लिखनी है तो आपको आउटपुट साइड में केवीएल लगा लेना चाहिए। ठीक, ऐसे ही लिख लीजिए कि we should apply KVL, we should apply KVL on input and output sides। KVL हमें लगा लेना चाहिए, और ये काफी न्यूमेरिकल की बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। चलिए मैं PNP और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बनाता हूँ। मैं कॉमन एमिटर ही बनाया था, तो PNP लिख देता हूँ, P टू N हो गया, ये ऐसा हो गया। ये बेस को मुझे ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये VBB हो गया, ये ऐसे जोड़ दिया, और कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है तो P को नेगेटिव से जोड़ना था, नहीं फॉरवर्ड बायस के लिए N को नेगेटिव से जोड़ना था। फॉरवर्ड बायस के लिए इसको मुझे फॉरवर्ड बायस रखना है तो N को N से जोड़ना है, और ये फिर P को P से जोड़ना है।
ये बीबीबी हो गया, ये बीसीसी हो गया, यहाँ कहीं आरसी हो गया, और यहाँ कहीं आरबी हो गया, और यहाँ चाहे तो आप ये दिखा सकते हैं। अभी इसमें करंट ऐसा है तो मुझे ये पता है जरूर ये आई है, और आई अगर यहाँ जा रहा है तो आई बी यहाँ आएगा और आई सी यहाँ है। एमीटर से अगर करंट दिया है तो बेस में यहाँ जाएगा और कलेक्टर में यहाँ जाएगा। ऐसा ही सर्किट बनाया जा सकता है। अब हम लिखते हैं कि अप्लाई केवीएल ऑन इनपुट साइड। इनपुट साइड केवीएल लगा रहे हैं सर। हाँ, वो वाला रिवर्स में होगा ना? कलेक्टर वाला रिवर्स में है तो पी को एन से जोड़ना है। सही बात है। हाँ ठीक है, सही कह रहा है। हाँ, कॉमन एमिटर में तो ये दोनों बैटरियां सेम आती ही है। कॉमन एमिटर में दोनों बैटरियां सेम आती ही है। ये एक चेक पॉइंट हो सकता है। ओके, अब मैं इसमें अगर मैं वोल्टेज केवीएल लगाऊंगा ना, तो मैं यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ केवीएल लगाना। तो वी बी बी मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया, मुझे राइज हुआ, फिर यहाँ करंट नहीं जा रहा है तो माइनस आई बी आर बी ना, और वी बी बी माइनस आई बी आर बी। आप सिंपल केसेस अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मैं रेजिस्टेंस नहीं जोड़ता हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अब ये बेस है और ये एमिटर है। सो वी बी बी माइनस आई बी आर बी इज इक्वल टू वी बी बेस और एमिटर के बीच का वोल्टेज होगा, और यही एक्चुअली इनपुट वोल्टेज कहलाता है। यही इनपुट वोल्टेज कहलाता है। इसको फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बेस एमिटर वोल्टेज अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए ना, ऐसे ही कुछ हो जाता है। पूरा केवीएल की मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई ये तुमने लगाया उसमें से यहाँ जो वोल्टेज गिरेगा वो गिरेगा, और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो बेस और एमिटर के बीच में यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ इस जंक्शन पे भी तो वोल्टेज गिरेगा ना। आप तो सीधे बिना केवीएल के डायरेक्ट ही बात करें कि ये अप्लाई किया था, इसमें से कुछ यहाँ गिर गया तो जो भी बचा वो यहाँ पर बायस क्रिएट कर रहा है, तो एक्चुअली इफेक्टिवली इनपुट वोल्टेज ये। इसी तरह पूरी कैलकुलेशन के बगैर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पूरे साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ भाई वीसीसी आपने लगाया था उसमें से आईसी आरसी बाहर ही गिर गया, तो ये जो बचा इस वोल्टेज को हम लोग एक्चुअली अब आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, इसको आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। दिस इज इक्वल टू वी आउटपुट। ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपके डायरेक्ट काम की है, इनको आपको एग्जैक्टली केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है। ये अप्लाई किया था उसमें से यहाँ कुछ गिर गया तो जो बचा वो यहाँ का वोल्टेज है। इसी तरह ये अप्लाई किया था उसमें से यहाँ जो कुछ गिर गया वो यहाँ का वोल्टेज है। आपको ये लाइन लिखनी होगी अलग से कि वोल्टेज एयर वोल्टेज अक्रॉस आरसी, एयर वोल्टेज अक्रॉस आरसी इज नॉट द आउटपुट वोल्टेज है। वार्निंग लिख दी, कलेक्टर रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज नहीं है। कलेक्टर रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है खाली ये आउटपुट वोल्टेज नहीं। हालांकि ऐसी कोई आवश्यक गारंटी भी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, वो डायग्राम में अगर बोल देगा ये आउटपुट वोल्टेज है तो आपको इसी का आउटपुट वोल्टेज मानना पड़ेगा। अभी हम इसे आउटपुट वोल्टेज मानते हैं, ये कन्वेंशन है, पूरा बोल दीजिए वोल्टेज अक्रॉस द एमिटर टर्मिनल एंड द कलेक्टर टर्मिनल। कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है पूरा ये, उसको हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। अभी तक तो बोलते थे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, अब ऐसी कोई गारंटी नहीं। ये आउटपुट वोल्टेज है। बस ये दो इक्वेशंस का सहारा लीजिए, ये इक्वेशंस पे आप बिल्कुल दोनों इक्वेशंस न्यूमेरिकल में काम आएंगी, इन पे अलग से 5-5 स्टार दे दीजिए और इन्हें बिना केवीएल के ही सीखिए। बोलिए कि ये अप्लाई किया था कुछ यहाँ गिर गया, जो बचा वो यहाँ का वोल्टेज है, और यहाँ जो अप्लाई किया था माइनस यहाँ कुछ गिर गया होगा, जो बचा होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा। केवीएल को भी साइन कन्वेंशन से लगाया जा सकता है, पर क्यों कंफ्यूजन बढ़ाना, इसको डायरेक्ट याद कीजिए। ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगी। कठिन सवाल हुआ तो 2-4-5 सवालों की प्रैक्टिस के बाद कठिन बचता नहीं है। फिलहाल इन इक्वेशंस की मदद से मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि ये इनपुट वोल्टेज अगर मान लीजिए 0 से 0.7 वोल्ट तक, 0.7 वोल्ट पे तो अपना ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा ना, तो इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा। इनपुट वोल्टेज अगर 0.0 वोल्ट है, मान लीजिए इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट है,
तो फॉरवर्ड बायसिंग कुछ हो ही नहीं रही, ऐसा डैश करके लिख दीजिए। व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लो, जब इनपुट वोल्टेज लो है से 0 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज जब लो है, मान लीजिए 0 वोल्ट है, then the input diode is not forward biased। जो भी इनपुट डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है, so there is no conduction in the input diode। इनपुट डायोड में कोई कंडक्शन नहीं है, IB is 0, बेस करंट 0 है, बायसिंग ही प्रॉपर नहीं है, बेस करंट 0 है, बेस करंट 0 है। इस इक्वेशन की मदद से देखिए कि अगर ये 0 हो जाएगा, अच्छा बेस करंट 0 है तो ठीक है, बेस करंट 0 है तो अब बीटा के फॉर्मूले से देखिए IC by IB, इसमें हम लोग कॉमन एमिटर में बीटा की बात करते हैं और बीटा का फॉर्मूला साइड में लिख के चलिए IC by IB। अब बेस करंट 0 है तो एक्चुअली IC 0 हो गया, IC हो जाएगा बीटा इंटू IB, इनपुट ही 0 है तो आउटपुट 0 है, लिख दीजिए IC 0। अगर इनपुट वोल्टेज लो है, अगर इनपुट वोल्टेज लो है तो बेस करंट 0 है, तो कलेक्टर में भी करंट 0 रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर कलेक्टर करंट 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर है, ये लिख दीजिए VO is equal to VCC, दैट इज मैक्सिमम। जब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, इसका ये समरी फाइनल लिख दीजिए। व्हेन इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई। इनपुट वोल्टेज लो है, इनपुट वोल्टेज लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई है, ये आपको ज्यादा काम की चीज है नहीं, फाइनली रटना ही है। मैं फिर से समझा रहा हूँ भाई, जब इनपुट नहीं है तो इनपुट बायसिंग ही नहीं है, तो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग मिल ही नहीं रही इसको, तो इस सर्किट में इनपुट करंट 0 है, IB 0 है, इनपुट करंट 0 है तो आउटपुट करंट IC 0 है, और IC 0 है तो यहाँ कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा, तो आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर है। सर्किट में कंडक्शन नहीं हो रहा, जब इनपुट लो होगी तो सर्किट में कंडक्शन कहाँ से होगा, बस। अब उल्टा देखिए, जब इनपुट वोल्टेज थोड़ा ज्यादा है, 1 वोल्ट से भी ज्यादा है, लिख दीजिए अगली लाइन में डैश करके, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज मोर देन 1 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा है, सो द इनपुट डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। जो इनपुट डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, देयर इज सफिशिएंट IB, अच्छा खासा IB है, और फिर लिख दीजिए IC इज इक्वल टू बीटा IB। जो IC होता है वो बीटा IB है, तो अच्छा खासा IC भी है सर्किट में, और अगर IC अच्छा खासा है तो यहाँ ड्रॉप ज्यादा होगा, IC अच्छा खासा है तो ड्रॉप IC RC विल बी मोर, IC अगर अच्छा खासा है तो IC RC में ड्रॉप ज्यादा होगा, तो VO विल बी मोर, सॉरी VO विल बी लेस। ये VCC माइनस IC RC था ना, अब ये करीब 5 माइनस 4.9 टाइप का हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज लो में ही है। कंक्लूजन को ध्यान दीजिए बस, कंक्लूजन ये है कि व्हेन इनपुट हाई, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज हाई, आउटपुट वोल्टेज इज लो। व्हेन इनपुट वोल्टेज हाई है तो आउटपुट वोल्टेज लो। इन बातों को ध्यान में रख के हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं कि इनपुट से आउटपुट का जो ट्रांसफर हो रहा है वोल्टेज का, वो किस तरह से हो रहा है। इनपुट वोल्टेज जब लो है, इनपुट वोल्टेज जब लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई है, बल्कि तो फिर से पूरी समरी लिखिए, फिर से दोबारा समरी लिखिए और लिखिए व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लो, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लो there is no conduction, there is no conduction and there is no current anywhere in the circuit। इनपुट वोल्टेज जब लो है तो कंडक्शन ही नहीं हो रहा, कंडक्शन ही नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ, तो कट ऑफ बोलते हैं। And it acts as, here the circuit acts as off switch, here the circuit acts as off switch। हमें ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन एज अ स्विच भी पढ़नी है, वो यहीं कवर कर ले रहे हैं। here the transistor acts as off switch, पूरे सर्किट में करंट ही नहीं, इसका नाम है कट ऑफ और ये ऑफ स्विच है, बस। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, 4 स्टार दे दीजिए। और अगली लाइन में फिर 4 स्टार देके लिख दीजिए व्हेन इनपुट वोल्टेज इज हाई ग्रेटर देन 1 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जब हाई है, जब ये 1 वोल्ट से भी ज्यादा है, तो देयर इज
गुड कंडक्शन एवरीवेयर इन द सर्किट, पूरे सर्किट में अच्छा खासा कंडक्शन है, लॉट्स ऑफ करंट, बढ़िया करंट बह रहा है, आईवी भी अच्छा खासा है, आईसी भी अच्छा खासा है। So this is called saturation region. Saturation क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। इसे saturation region कहते हैं। असली बात है कि आपको ऑन स्विच या ऑफ स्विच में से पहचानने के क्या है। अब जब सर्किट में अच्छा करंट जा रहा है तो ऑन स्विच है, सर्किट बिहेव्स एज ऑन स्विच। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, 2012 के पेपर में आया भी था ये। ऑन स्विच कब होता है, ऑफ स्विच कब होता है। मैं अब फाइनली ये ग्राफ आपको बना के दे रहा हूँ। एक इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज मान लीजिए जब लो है 0.7 वोल्ट तक मान लेता हूँ 0 वोल्ट से, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, फिर ये ऐसा बनता है और फिर ये ऐसा बनता है। ये हमारा कट ऑफ रीजन है, इसको लीनियर रीजन कहते हैं या एक्टिव रीजन कहते हैं। यहाँ कट ऑफ में है या एक्टिव में है। और ये सैचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ जो है वो ऑफ स्विच है, करंट जीरो है। शुरू में इनपुट वोल्टेज जीरो है तो इनपुट करंट जीरो है, पूरे सर्किट का करंट जीरो है, तो ये ऑफ स्विच है। ये ऑफ के नाम से आ भी रहा, वोल्टेज तो हाई है, कट ऑफ कौन है, करंट का कट ऑफ। वोल्टेज तो हाई है, इधर सैचुरेशन में ये करंट वोल्टेज लो है तो करंट हाई है, करंट हाई है, ये ऑन स्विच। ये इस ग्राफ के 3 रीजन हैं, बस डायरेक्टली आपको रखने हैं, बहुत ज्यादा थियरी दोबारा रिवाइज नहीं करनी है, सिर्फ फैसले रिवाइज करने हैं कि अगर आप ये बोले, अगर पूछता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कहाँ यूज होता है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लीनियर पोर्शन, जो लीनियर पोर्शन है जहाँ ट्रांजिस्टर एक्टिव है, जागा हुआ है, इसके लीनियर पोर्शन में जो ग्राफ होता है इसको हम एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। और यहाँ या यहाँ ये मिला के उसकी तरह यूज होता है स्विच की तरह। 2012 में जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कब ऑन स्विच है कब ऑफ स्विच है, उसने कहा था स्विच की तरह कहाँ काम करता है, तो जवाब था कट ऑफ एंड सैचुरेशन, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। ऑन स्विच है तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कि यहाँ ये ऑन स्विच है और यहाँ ये ऑफ स्विच है। शुरू में जब वोल्टेज लो है तो करंट लो है, इनपुट वोल्टेज लो है तो करंट लो है, तो आउटपुट वोल्टेज हाई जरूर है, पर सर्किट में कहीं करंट नहीं है, ये करंट के लिए कट ऑफ है और ये करंट के लिए सैचुरेशन। वही क्या है कि जब आप इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट तक तो ठीक है, उसके बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना, और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, तो करंट तो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 0.7 वोल्ट पे ही करंट अपना पीक ऑब्टेन कर लेता है करीब करीब, इसलिए इसे सैचुरेशन कह रहे हैं। ऐसा लिख दीजिए कि when input voltage is increased beyond a limit, जब input voltage को एक लिमिट से beyond increase करते हैं, then the output current does not increase, output current नहीं बढ़ता, output voltage also does not increase, output voltage भी नहीं बढ़ता। इनपुट के बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ रहा तो बोलते हैं सैचुरेट हो गया, दिस इज देयरफॉर कॉल्ड सैचुरेशन। ये सैचुरेशन है, आउटपुट वोल्टेज की सैचुरेटेड वैल्यू है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ नॉट गेट, ये 5 स्टार लगा के लिख दीजिए। ट्रांजिस्टर या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर नहीं, कॉमन एमिटर तो नहीं चलेगा कोई सा भी, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ नॉट गेट, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ नॉट गेट। हाँ, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ही लिख लेते हैं उसमें यूजुअली, क्योंकि वही यूज होता है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को नॉट गेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, जब इनपुट लो है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई है, और जब आउटपुट वोल्टेज हाई, इनपुट वोल्टेज हाई है तो आउटपुट वोल्टेज लो है। नॉट गेट में तो यही होता है, इन्वर्जन, हाई का लो, लो का हाई, यहाँ लो का हाई और यहाँ हाई का लो, ये इंपॉर्टेंट बात है।
पूछेगा डायोड कि डायोड से वो बना सकते हैं क्या गेट्स, बाकी जो गेट है एंड गेट और गेट ये सब डायोड से बना सकते हैं, पर नॉट गेट डायोड से नहीं बनाया जा सकता, ये लिख दीजिए। नॉट गेट कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड यूजिंग डायोड्स अलोन। नॉट गेट को खाली डायोड्स की मदद से फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता, बाकी सारे गेट्स डायोड से बनाए जा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हेडिंग और दे दें, ये और एक बात बची है, हेडिंग दे दीजिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इसमें हम अलग से कुछ भी विशेष नया पढ़ नहीं रहे। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में बस मुझे आपको इतना सा बताना है कि एक्चुअली हमारा पर्पस ये है इस एम्पलीफायर को यूज करने का कि जब हम मैं माइक से आपसे बात करता है कोई, माइक जब हम यूज करते हैं तो साउंड एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है। हमारी जो वॉइस होती है वो एक वीक एसी सिग्नल होता है, और उसको जब हम ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में यूज कर लेते हैं तो उसका वोल्टेज गेन भी हो जाता है और पावर गेन भी हो जाता है। तो जो मेरी वॉइस वीक एसी सिग्नल है, आउटपुट में उसका वोल्टेज ऐसा बन जाएगा। यही कुछ बात हम करना चाह रहे हैं, तो बस ऐसा ही लिख दीजिए। Here, weak AC signal is amplified into large voltage oblique current oblique power. Weak AC signal है हमारी वॉइस सिग्नल, जो वॉइस सिग्नल है ह्यूमन बींग्स की, उसी को ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है आपको और आप उसे बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसे एम्पलीफायर में इनपुट को दे दीजिए, बस। तो ये मेरे लिए अलग से कुछ विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो ट्रांजिस्टर तो एम्पलीफायर है ही, क्योंकि एमिटर करंट और कलेक्टर करंट सेम है, जबकि कलेक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज गेन तो यहाँ से इनहेरेंटली मिलना ही मिलना। अच्छा लिख दीजिए डैश करके, ट्रांजिस्टर इज एन इनहेरेंट वोल्टेज एम्पलीफायर। इनहेरेंटली ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर तो है ही, because the same current flows through high resistance collector. जो वोल्टेज गेन है वो है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो मैं इसे I इंटू आर सी कह सकता हूँ, और इसे I इंटू आर ये कलेक्टर का है और ये मेरी एमिटर का है या बेस का है। तो ये हाई रेजिस्टेंस है और ये लो रेजिस्टेंस है, तो करंट वोल्टेज गेन तो आपको वैसे ही मिल जाता है। ट्रांजिस्टर में वोल्टेज गेन तो इनहेरेंटली मिल ही जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है वोल्टेज गेन तो, क्योंकि सेम करंट हाई रेजिस्टेंस के उस पार जा रहा है, इधर लो रेजिस्टेंस है उधर हाई रेजिस्टेंस है, उस पार ट्रांस अ रेजिस्टर। इसको ट्रांजिस्टर कहने का सही कारण यह है क्योंकि ट्रांस रेजिस्टर ये करंट भेज रहा है, अक्रॉस अ रेजिस्टर ये करंट भेज रहा है, अक्रॉस अ हाई रेजिस्टर सेम करंट भेज रहा है, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे यही लिख दीजिए कि weak AC signal is amplified. Weak AC signal is superimposed over the DC battery. Weak AC signal is superimposed over the DC battery in the input side. DC biasing battery on the input side. इनपुट साइड में डीसी बायसिंग बैटरी में हम लोग ये वोल्टेज को सुपर इम्पोज कर लेते हैं और बस वही एम्पलीफाई हो जाता है। उसके डिटेल में मैं ज्यादा जा नहीं रहा, सर्किट जरूर एक बार बना देता हूँ। चलिए मैं एनपीएन और कॉमन एमिटर बना के देखता हूँ। एनपीएन और कॉमन एमिटर के नाम से एक बार जरूर ध्यान दें कि दोनों बैटरी सेम बनेंगे। एनपीएन मैं लिख ही लेता हूँ, एनपीएन ये एरो भी आ गया और पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूंगा, इस एन को रिवर्स बायस के लिए बैटरी के पॉजिटिव से ही जोड़ूंगा, ये दोनों पॉजिटिव सेम आना ही चाहिए कॉमन एमिटर में, और बस ऐसा हो गया। यहाँ पे वो एसी सिग्नल जो मुझे एम्पलीफाई करना है मुझे यहाँ जोड़ दिया, ये आर बी है और ये बी 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 है। कभी कभी डायग्राम्स में यहाँ आर ही दिखा देते हैं, ज्यादातर नहीं दिखाते हैं। ये बैटरी ये बीसीसी है, ये आरसी है और ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज। ये तो अर्थिंग है, तो अर्थिंग को तो हम लो पोटेंशियल पॉइंट मानेंगे, इसलिए इसे नेगेटिव दिखाया है। ऐसा है सर्किट रहता है।
यहाँ आपने एसी जब दिया है, अब पूरा डिस्कशन वो नहीं कर रहे, आपको यही एम्पलीफाई होकर यहाँ मिल जाता है। ये डायग्राम हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, इस डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं आएगा। आपको यही बोलना है कि जो वीक एसी सिग्नल है, आउटपुट में प्रॉपरली अगर हम सब बायसिंग करने के बाद, प्रॉपरली बायसिंग कर लेने के बाद ये सिग्नल इस ऊपर इम्पोज करते हैं, उसकी पूरे डिटेल डिस्कशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग को एम्पलीफाइड एसी आउटपुट मिलता है। इसमें करंट एम्पलीफिकेशन होता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है, करंट असली बात है पावर एम्पलीफिकेशन होता है। ये डायग्राम काम का था ही नहीं, इसे आप दोबारा मत देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बताने लायक है, पेपर में जो कि अक्सर पूछी गई है कि डैश करके लिख दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए। इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर में वेदर पीएनपी और एनपीएन, कॉमन एमिटर में इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। जब ये 0 से पॉजिटिव पीक की तरफ जा रहा है तो 0 से नेगेटिव पीक की तरफ जा रहा है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज एम्पलीफायर तो हो गया, पर फेज इन्वर्जन हो गया। बस लिख दीजिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर गिव्स फेज इन्वर्जन। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन तो मिल गया, चलो वो तो ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया, बहुत ज्यादा पूछा गया फेज इन्वर्जन। और कॉमन बेस में ये ऐसे ही रहता है, एम्पलीफायर हो जाता है। कॉमन बेस में चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट सेम फेज में रहते हैं। शायद कॉमन बेस आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, कॉमन एमिटर में पलट देते हैं, कॉमन एमिटर में पलट देते हैं। तुमने एमिटर को जमीन में गाड़ दिया, अब ये कुछ तो करेगा कि आउटपुट को पलट देगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन एमिटर में 180 डिग्री फेज इन्वर्जन। और आखिरी बात मेरे ख्याल से बची है, ऑक्सीलेटर या इस पर इसी पर न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग, वो जो नीट 2020 में पूछा है। चलिए मैं आपको 2 मिनट पहले ऑक्सीलेटर भी पढ़ाई दूं। ऑसिलेटर कोई विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एलसी आप लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए ऑसिलेटर, और ब्रैकेट में बोल दीजिए कि एलसी सर्किट एक्ट्स एज ऑसिलेटर। एलसी सर्किट एक्ट्स एज ऑसिलेटर कब, लिख दीजिए, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर is discharged through inductor. When a charged capacitor is discharged through inductor, then sinusoidal oscillations occur in the circuit. Sinusoidal oscillations occur in the circuit. Current varies sinusoidally. कभी जहां से जाता है इंडक्टर में, इंडक्टर चार्ज उल्टी डायरेक्शन में चार्ज मार देता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है। अगर सर्किट में R0 है, तो ऑसिलेशन ऐसे रहते हैं अनडैम्प्ड, और R तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए एक्चुअल ऑसिलेशन ऐसे हैं, ये हैं एक्चुअल ऑसिलेशंस। Actually the amplitude of the oscillation goes on decreasing. एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड है ये डिक्रीज होते ही चला जाता है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट होती ही चली जाती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। एनर्जी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होती ही चली जाती है। अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर हम चाहें कि ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मेंटेन रखना है, लिख दीजिए आगे, टू मेंटेन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, टू मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, a transistor can be used in the oscillator circuit. A transistor should be used in the oscillator circuit. ऑसिलेटर सर्किट में प्रॉपरली इसे किस तरह से यूज करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बता तो मैं दूंगा, पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ ट्रांजिस्टर का काम है केवल इसी तरह से लॉस को, जो लॉस हो रहा है उसको मेकअप कर देना। जहां जितना लॉस हो रहा है उतना ट्रांजिस्टर मेकअप कर देता है, और फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशंस बने रहते हैं। लिख लीजिए कांस्टेंट, नाउ oscillations
of constant amplitude are obtained. अब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस ऑब्टेन किए जाते हैं। मेन बात यह है जो एग्जाम में आ सकती है, 4 स्टार दे दीजिए और ये लिख दीजिए कि इन ऑसिलेटर a common emitter amplifier is used with positive feedback. बस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज यूज्ड विद पॉजिटिव फीडबैक। केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली इतने से नहीं कुछ आएगा, अगर आएगा तो, और पीवाईक्यू में आपको इससे क्वेश्चन नहीं भेजेंगे। 2020 में न्यूमेरिकल्स तो ऑलरेडी आ ही चुका है, दैट वाज द टफेस्ट पॉसिबल केस। अगर ट्रांजिस्टर से कुछ आया तो वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हालांकि बड़े ही आसान होते हैं वो न्यूमेरिकल, और जल्दी ही हम देखेंगे। कुछ विशेष वैरायटी बनती नहीं है ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स की। अगर आप सर्किट से घबराते नहीं है, सर्किट देख के आपको आदत है देखने की, 10, 15, 20 बार आपने वो सर्किट देखा हुआ है, तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनीवे ज्यादातर कोई आसान क्वेश्चन आया तो खाली वो पूछ लेगा कि ट्रांजिस्टर्स एंड ऑसिलेटर यूजेस डैश, तो आपको बोलना है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक। मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको दे तो रहा हूँ, पर ये एग्जाम में आएगा नहीं। लिख दीजिए सर्किट डायग्राम, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, और चलो मैं PNP ले लेता हूँ। ये N बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा और ये P बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा। अब क्या करते हैं ये लोग ना, पहले इसको आउटपुट फीडबैक है ना, फीडबैक, तो आउटपुट को ना वापस यहाँ लाते हैं। यहाँ ये इंडक्टर, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच में, आउटपुट को ना वो यहाँ लाते हैं। ये इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस, आउटपुट को यहाँ लाते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर इससे जोड़ देते हैं। इसको फाइनली जोड़ना तो इसी से ही है, इसको जोड़ देते हैं और यहाँ पे ये सर्किट नहीं भी बनाया तो फर्क नहीं पड़ता। हमें समझ में आ रहा है कि आउटपुट में जब 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 इनपुट वेरी होगा, आउटपुट भी वेरी होगा, और आउटपुट के वेरिएशन से m divided by dt, आउटपुट थोड़ा कम हो रहा है ना वहां पे, तो मैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज ही बढ़ा देता हूँ। m divided by dt नाम का वोल्टेज पैदा होगा ना यहाँ पे, आउटपुट को यहाँ लाके दे दिया, और आउटपुट में जब वोल्टेज चेंज हो रहा है तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ से यहाँ भी वोल्टेज चेंज होगा, तो आपने एक एडिशनल वोल्टेज यहाँ सप्लाई कर दिया ना, इनपुट ही चेंज कर दिया, अकॉर्डिंगली आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। इसे बहुत डिटेल में समझने की आपको आवश्यकता नहीं। एक ही बात पे मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, फंडा तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि यार जब इनपुट कम हो रहा है तो तुम, जब सॉरी आउटपुट कम हो रहा है तो इनपुट को बढ़ा लो, और इनपुट ही बढ़ा लोगे तो फिर आउटपुट बढ़ जाएगा। इनपुट कम हो रहा था, उसी इनपुट से जैसा भी मरता गिरता, जैसा भी वो इनपुट था, आउटपुट था, सॉरी आउटपुट कम हो रहा था, उससे इनपुट बढ़ा ली, पर हमने इनपुट बढ़ा ली तो आउटपुट बढ़ ही जाएगा। तो जो कम हो रहा था वो कम नहीं होगा, वो समाओ हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बात मैं आपको बताऊंगा कि एक तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ये ऑसिलेटर में तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बोलना बहुत ही जरूरी है। कॉमन बेस वाला ऑसिलेटर में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा आप लिख सकते हैं, हाउ इज पॉजिटिव फीडबैक ऑब्टेन्ड। फीडबैक का तो मतलब है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट में चला जाए, वो तो फीडबैक का मतलब है। हाउ इज पॉजिटिव फीडबैक ऑब्टेन्ड, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए लिख दीजिए, नंबर 1 डाल दीजिए, 1 इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर के एम्पलीफायर का तो इन्वर्जन हो ही जाएगा, 1 इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। नंबर 2, दूसरा जो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसमें भी तो E का फॉर्मूला माइनस एम डी बाई डी टी होता है ना, तो नंबर 2 में लिख दीजिए E इज इक्वल टू माइनस एम डी बाई डी टी। म्यूचुअल इंडक्शन में भी इन्वर्जन हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन में भी इन्वर्जन हो जाता है, और -1 इंटू -1 बोल के +1 बन जाता है ना। एक इन्वर्जन यहाँ होगा क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट इन्वर्टेड होता है,
और ए इज इक्वल टू माइनस एम डी बाई डी टी में भी होगा, E is equal to minus m divided by dt में भी होगा। तो आउटपुट का वह पोर्शन जो भी इनपुट में जा पा रहा है फाइनली, वो इनपुट के ही फेज में है, इसलिए उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का यही मतलब है, जैसे आपसे कुछ पूछेगा नहीं कोई भी, ऐसा लिख दीजिए कि पॉजिटिव फीडबैक मीन्स that phase of the feedback sample, feedback signal, phase of the feedback signal is same as that of phase of the feedback signal is same as that of the input signal. Phase of the feedback signal is same as that of the input signal. ये है काम। तो मेरे हिसाब से सारा डिस्कशन समाप्त हुआ और अब मैं आपको वो सवाल उठा के सॉल्व कर रहा हूँ जो कि नीट 2020 14 अक्टूबर के पेपर में पूछा था उसने, ये मैंने आपको भेजा भी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये क्वेश्चन अब हम लिख रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, डायग्राम में उसने दिया है, और collector voltage drop across load resistance connected to the collector circuit is 0.8 volt. The collector current is, ये डायग्राम में आपको बना देता हूँ। ये 800 ओम है, यहाँ एक एरो है, इस रेजिस्टेंस का नाम RB है, इस करंट का नाम IB है। ये 800 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी है, और बस ये ऐसा सर्किट उसने दिया। तो यही बैटरी तुम्हें अगर केवीएल लगाना है तो एक बार यहाँ लगा दो, और यही तुम एक बार यहाँ भी लगा सकते हो। इनपुट वोल्टेज भी 8 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज भी 8 वोल्ट है। अब जरा सवाल ध्यान से फिर से पढ़ा जाए डायग्राम बनाने के बाद। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर में जोड़ा है, यहाँ पर वोल्टेज 0.8 वोल्ट है, कह रहा है collector voltage drop across the load resistance connected to the collector circuit is 0.8 volt। भाई मेरे को इसकी दो चीजें दे दी, और जिसकी भी दो बातें देते हैं मैं तो वहीं से शुरू कर देता हूँ। मैं कलेक्टर करंट निकाल सकता हूँ, V कलेक्टर अपॉन R कलेक्टर। कलेक्टर करंट है 0.8 divided by 800, this is 8 into 10 to the power minus 1 upon 8 into 10 to the power 2, so this is 10 to the power minus 3 ampere। जो कलेक्टर करंट है वो 1 मिली एम्पियर है। भाई मेरे को इसका V पता है, इसका V पता है और इसका R पता है, तो मैंने तो सवाल मुझसे रुका भी नहीं किया कि मैं सवाल ढंग से पढूं, मैंने उसका V बाय R से उसका करंट निकाल दिया। पता नहीं इसकी जरूरत है या नहीं। कहता है कलेक्टर करंट, अच्छा बस कलेक्टर करंट ही पूछा है इसको, अब डायग्राम ऐसा दे दिया। अब तो ये तो बहुत ऊंचा खेल खेल लिया इसने रेजिस्टेंस का सवाल दे दिया कि जो इस सर्किट को देख के नहीं घबराएगा। it says a lot about NEET 2020 and NEET 2021 of course as well। अगर आप इस डायग्राम को देख के नहीं घबराते हैं तो आपको एक्चुअली ट्रांजिस्टर की जानकारी की जरूरत ही नहीं। भाई जिसका इसने I मांग लिया आपसे, उसी का V दे दिया और इसी का R दे दिया। ट्रांजिस्टर पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, नीट के सिलेबस में अलग से लिखा है, इसलिए इनको हक है कि ये ट्रांजिस्टर का सवाल डाल दें, पर डालेंगे कितना टुच्चा आपने समझ लिया। मजा ही आ गया, अनस्टंट मजा ही आ गया भाई। आपको ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। जिसका इसको आई चाहिए उसका इसने वी भी दे के रखा है, उसका इसने आर भी दे के रखा है, टर्मिनोलॉजी दे दी कलेक्टर और एमिटर और ट्रांजिस्टर। अगर आप में हिम्मत है इस क्वेश्चन को पढ़ने की तो आप समझ जाओगे कि यार तुम्हें जिसका वी दिया है उसी का आर भी दिया है और उसी का करंट मांग भी रहा है। ट्रांजिस्टर का तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं, तुम्हें नहीं आएगा। अल्फा और बीटा के ही तुम्हें सवाल बेसिकली आएंगे, कोई न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं ट्रांजिस्टर पे। ज्यादा न्यूमेरिकल ना करें, नहीं आएगा। ऐसा ही कोई टुच्चा सवाल वो आपको दे सकते हैं, और अगर उन्हें देना हुआ तो अल्फा और बीटा के सवाल देंगे आपसे, ये पक्की बात है कि ऐसा एक आध क्वेश्चन लिख लीजिए, इससे तो कोई रिलेशन नहीं।
बस एक क्वेश्चन लिख दीजिए, इन अ ट्रांजिस्टर बीटा इज 100, ट्रांजिस्टर में बीटा 100 है, and emitter current निकालना है आपको, emitter current निकालना है when base current is 2 मिली एम्पियर, emitter current निकालना है जब base current 2 मिली एम्पियर। तो पहले तो मेरी सलाह तो यही है कि आप IC निकालिए जो कि बीटा IB होगी, 100 into 2 मिली एम्पियर है, तो ये 200 मिली एम्पियर है, और अब IE निकालना है तो IB प्लस IC, IB उसने 2 मिली एम्पियर दिया था, IC आपने निकाल लिया 200 मिली एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन आप चाहें तो ट्राई कर लो, या वही है कि अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इन पे कोई डिवाइड करो, या बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इन पे कोई छोटे मोटे डिवाइड करो, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन ट्रांजिस्टर में कोई भी नहीं आएगा, बहुत ही सरफेस रिविजन कर लीजिएगा इस डिस्कशन का जो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही सरफेस कवरेज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट, एंड थैंक यू गाइस, गुड लक।